अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी, मुल्की और आलमी अहम ख़बरों के साथ। ख़बरों की तफ़सीलात से कबल हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इसी के साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। कर्नाटक में हिजाब तनाज़ात चल रहा है और हमने देखा कि किस तरह से इस मसले को मज़ीद उलझाने की कोशिश हुई। ख़ासतौर पर हिंदुत्व तंजीमों, बीजेपी रहनुमाओं और मुतासिब कन्नड़ा मीडिया ने जिस तरह से इस मामले को नफरती मुहिम की तरह इस्तेमाल किया वो हम सभी ने देख लिया। उसके नताइज में हम देख रहे हैं। और अब गुज़िश्ता रोज़ मंगलूर के दयानंद पाल कॉलेज के बाहर से कुछ डिस्टर्बिंग तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कॉलेज का ABVP का लीडर, अब उसे लीडर तो नहीं कहा जा सकता बल्कि गीदड़ तो हम कह सकते हैं, वो किस तरह से बाहिजाब तालिबा को हरासा कर रहा है। वो कह रहे थे कि ये मेरा कॉलेज है, जिस पर लड़कियों ने भी बेखौफ होकर जवाब दिया कि ये तुम्हारे बाप का कॉलेज नहीं है। हैरत की बात यह है कि जो पुलिस कॉलेज के बाहर खड़ी रहने वाली तालिबात के साथ बदसलूकी करते हुए पिछले रोज़ दिखाई दे रही थी, अब वही पुलिस ऐसे शरपसंदों पर लठ बजाने के बजाय उन्हें बहलाने में लगी हुई थी। वहीं अब जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो फिर ABVP के लीडर पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इसकी तस्दीक भी की है। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही थी। ये तस्वीर बाहर की थी और जो कुछ वहाँ क्लास के अंदर पेश आया उसे खुद बाहिजाब तालिबा ने बयान किया है। ಹೆಸರು ಹಿಬಾ ಶೇಖ್, ನಾನು GFGC कास्ट्रेट फर्स्ट सेकंड BSc स्टूडेंट। ಇವತ್ತು ನಾವು बहुत सारे हमारे नाजरीन जो हैं वो कन्नड़ा नहीं समझते, तो बता दें कि वो कह रही है कि जब उसे हिजाब के साथ इम्तिहान देने की इजाज़त दी गई तो फिर ABVP के लीडर ने हंगामा खड़ा कर दिया और कहा कि अगर उस तालिबा को हिजाब इम्तिहान देने की इजाज़त दी गई तो फिर वो इम्तिहान में नहीं बैठेगा। फिर प्रिंसिपल ने उनके हंगामे के बाद कह दिया कि हाँ वो बाहिजाब तालिबात को इजाज़त नहीं देंगे, जिसके बाद क्लास में तालियां बजने लगी और खुशियां मनाई जाने लगी। जबकि एक लड़की ने कहा कि अगर तुम स्कूल वापस आई तो फिर हम तुम्हारी ज़िंदगी अजरन कर देंगे। तो देख सकते हैं कि नाज़रीन किस तरह से जो है लड़कियों की उनकी जहनी सेहत को भी मुतासिर किया जा रहा है, उनको उनका मोरल डाउन किया जा रहा है और उनके तालीम के जो उनका हक़ है उसको भी छीना जा रहा है। हैरत ये होती है कि इतना जहर, इतनी नफ़रत आखिर इन बच्चों में कैसे पैदा हो गई। क्या कर्नाटक के वज़ीर दाखिला को इसमें कोई साजिश नज़र नहीं आती कि तलबा इस कदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं? आखिर इन हिंदू तलबा को कौन उकसा रहा है और क्या उन तलबा को सुधारने के लिए कोई इक़दामात नहीं करने चाहिए? लेकिन बात यही है कि अपनी खेती को कोई बर्बाद क्यों करेगा। यूपी असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की हालत इंतहाई खस्ता नज़र आ रही है। अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बीजेपी के लोग गांव-गांव जाकर पैसा देकर लोगों को वोट न देने के लिए दबाव डाल रहे हैं। देखिए ये वीडियो कि किस तरह से लोग इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। जो भाजपा वाले थे इधर उधर घूम रहे थे और सबको हाथ पे उंगली पे स्याही लगा रहे थे और पैसा बांट रहे थे और बोल रहे थे वोट नहीं देने जाना है और पैसा दिए। हम बात ही करें तब तक हमारे हाथ में से पकड़ के तब तक लगा दिया, चुहा दिया। क्या बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र पांडे द्वारा अपने लोगों को गांव-गांव भेज करके पैसे बांट करके उन लोगों के उंगलियों पर निशान लगाया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि आपको वोट देने नहीं जाना है। और अभी इस तरह की कई गांवों में घटना हुई है। हम लोग तारा जीवनपुर पहुंचे हैं तो वहां के लोगों के साथ आए और यहां पर जिन जिन लोगों को पैसे दिया गया, उंगलियों पर निशान लगाए गए हैं, उन लोगों के साथ यहाँ धरने पर बैठे हैं कि पूरे जिले में लोगों की उंगलियों पर दलित वर्ग के लोगों के निशान लगाए गए हैं। यहाँ की घटना में तो FIR होगा तो उनको वोट देने का अधिकार तारा जीवनपुर के लोगों को हो जाएगा, बट जो पूरे जिले में लोगों के अंगूठे पर निशान लगाए गए हैं उनको इलेक्शन कमीशन वोट देने का अधिकार सुबह दे, इसी मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब भी कोई फ्लाइट यूक्रेन से लैंड कर रही है, एक बात बार बार कही जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी आपकी फिक्र में लगे हुए हैं और पल पल की जानकारी हासिल कर रहे हैं। और जिस तरह वहाँ फंसे हुए तलबा परेशान हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी आपके लिए परेशान हैं। हमेशा हर आधे घंटे, हर 1 घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। इस माइनस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं बाहर में कितनी माइनस टेम्परेचर है। इस माइनस टेम्परेचर में हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? We are moving towards border. If anything happens to us, all the responsibility will be for government and Indian embassy. If anything happens to us, to anyone, Mission Ganga will be your biggest failure.
This is the last video from the Sunni State University students, and we are just risking our life, and we are just going to this border which Russia has opened. So this will be our last request and last video, guys. Just pray for us, and government, please let you guys know that we are just moving from our own risk. This is our last video. कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोज़ वहाँ से मौसूल हो रही हैं कि किस तरह से वो हिंदुस्तानी तलबा परेशान हैं। वहीं कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी इंतहाई फ़िक्रमंद हैं। हालांकि तस्वीरें बताती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी किस तरह से फ़िक्रें कर रहे हैं। वो इंतखाबी रैलियों में मसरूफ़ हैं और बनारस में डमरू बजा रहे हैं। ये तो आज पता चला कि जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी परेशान होते हैं तो डमरू बजाते हैं। खैर, अब क्या कहा जाए, वैसे भी इंतखाबात चल रहे हैं तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी अब तलबा के बैरून मुल्क पे तालीम हासिल करने को भी इंतखाबी मुद्दा बना रहे हैं। वो अब इसे अपनी रैली में पिछली हुकूमतों की नाकामी करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब उनकी सरकार मेडिकल कॉलेजों की तादाद बढ़ाने पर काम कर रही है। वैसे मोदी हुकूमत ने तो बढ़ाने का काम ज़ोर शोर से किया ही है। पेट्रोल देख लें, डीजल देख लें, बेरोज़गारी देख लें, महंगाई देख लें, हर चीज़ तो मोदी सरकार में बड़ी ही है। वैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से कहा है कि वो रूस यूक्रेन जंग के बहरान में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों की फ़िक्र करे और हर मुमकिन मदद करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत उनके अहल खाना के लिए ऑनलाइन हेल्पलाइन सर्विस भी बरकरार रखे। बता दें कि अब भी 7,000 हिंदुस्तानी तलबा और शहरी यूक्रेन के शहरों में फंसे हुए हैं। अदालत उज़्मा की बेंच ने फंसे हुए लोगों को फराहम की जाने वाली इत्तलात के लिए हुकूमत की तारीफ़ भी की और उसे मदद जारी रखने के लिए भी कहा। वहीं जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तंज़ कसा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हुकूमत इसको बनाने की कोशिश कर रही है, उसे इंतखाबी मुद्दा बना रही है, तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन से हिंदुस्तानियों को निकालना ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। ये कोई तलबा पर या यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा पर या वहाँ के शहरियों पर कोई एहसान नहीं है। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले का आज 9वां दिन है और रूस और यूक्रेन में शहरियों को जंगज़दा इलाकों से निकालने पर आज इत्तिफाक हुआ है। रूसी हुक्काम का कहना है कि सीज़ फायर शुरू होते ही लोग शहर से वहाँ से इनखला कर सकते हैं। कई दिनों से जिस तरह से जंग जारी है, जिसकी वजह से यहाँ का निज़ाम जो है वो पूरा दरहम बरहम हो चुका है। इमारतें तबाह हो चुकी हैं, लोगों को खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना है, यहाँ तक कि पानी भी लोगों को मैसर नहीं आ रहा। सख्त सर्दी के बावजूद यहाँ बिजली का इंतज़ाम नहीं है, लोग फंसे हुए हैं और किसी भी तरह की उन्हें सहूलियात नहीं मिल रही। बता दें कि जो जंग चल रही है वो जंग अज़ीम दोम के बाद यूरोप में पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं, जबकि 10 लाख से ज़ायद यूरोपीय शहरियों ने अपनी जानें बचाने के लिए यूरोप के दीगर ममालिक की जानिब हिजरत की है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है, जिसमें उसने यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान हाल ही में ख़त्म होने वाली नेटो सरबराही कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि नेटो ने यूक्रेन को 50 टन डीजल फराहम करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने नेटो ममालिक से अपील की थी कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन यानी कि वो इलाका करार दे जहाँ से किसी तैयारे के गुजरने पर पाबंदी होती है, लेकिन नेटो ने ऐसा करने से इनकार दिया, यानी कि उन्होंने उसे जंग में धकेल दिया और जब वहाँ तबाही के हालात हैं तो अब उन्होंने मदद से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। सिर्फ बयानबाजियाँ नेटो की तरफ से की जा रही है, यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी बयानबाजियाँ की जा रही है, लेकिन कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया जा रहा है जिससे कि यूक्रेन के लोग ख़ुद को महफूज तस्वूर कर सके। वहीं रूस ने मशरक़ी यूक्रेन के शहरों पर कब्ज़ा और दीगर शहरों पर शदीद बमबारी और यूक्रेन के कई इलाकों में खंडर में तब्दील करने के दौरान यूक्रेन में एक और बड़ा काम ये किया है कि वहाँ के यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट पर कब्जा कर लिया है। रूसी बमबारी के सबब यहाँ आग लग गई थी, जिसे बुझाने के बहाने रूस ने यहाँ से यूक्रेनी फौजियों को बेदखल कर दिया है और फिर पूरे प्लांट पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर की मस्जिद में होने वाले खुदकश धमाके में जाँ बाक होने वालों की तादाद 56 हो गई है, जबकि 194 लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। धमाका किस्सा खानी बाज़ार के कूचा रिसालदार की जामा मस्जिद में हुआ था। धमाके को खुदकश करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि धमाके से कबल कोई थ्रेट अलर्ट मौजूद नहीं था। एक हमलावर ने मस्जिद के बाहर ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार को गोली मारी और बाद में वो मस्जिद में दाखिल हो गया और जिसके बाद ये अंदोहनाक वाक़या पेश आया। और ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम
24 बरस के बाद वो पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेल रही है। वैसे तमाम टीमों ने पहले ही इसलिए वहाँ पाकिस्तान जाने से इनकार किया था कि वहाँ दहशतगर्दाना हमले होते हैं, और कई सालों कबल एक श्रीलंकाई टीम के जब वहाँ दौरे पर थी तो वहाँ उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद से कोई टीम वहाँ नहीं जा रही थी, जिसके बाद अब पाकिस्तान में टेस्ट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम पहुंच चुके हैं, जिस दौरान इस तरह का एक बम धमाका हुआ है, जिस पर अब ये भी उनके लिए एक बहुत ही बड़ा ख़तरा है। वहीं श्रीलंका की जानिब से कोरोना में मुब्तला होकर जान की बाजी हार जाने वाले मुसलमानों के हवाले से बनाई गई पॉलिसी शदीद तनकीद के बाद अब ख़त्म कर दी गई है। मज़कूरा जो पॉलिसी थी उसके तहत कोरोना की वबा से इंतकाल करने वाले मुसलमानों की तदफीन उनके ख़ानदानों की गैर मौजूदगी में हुकूमत के मुकर्रर करदा जो दूर दराज मकामात थे वहाँ पर ले जाकर उनकी तदफीन की जा रही थी। और किस तरह से की जा रही थी ये तो आप समझ ही सकते हैं कि जो मुल्क मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी रखता है तो वो किस तरह से उनके साथ सलूक करता होगा मैतों के साथ, ये तो कोई समझ ही सकता है। वैसे कोलंबो की जाने से बैनुल-अक़वामी दबाव के सबब इस्लाम में ममनू जबरी तदफीन की पॉलिसी पर 1 साल कबल ही नज़रसानी की गई थी, ताहम अब भी कब्रिस्तान में रिवायती तदफीन की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। सियाहत से मुताल्लिक़ अहदेदारान का कहना है कि नए हिदायतनामे के मुताबिक वायरस के सबब इंतकाल कर जाने वालों की मैयतें अब वरसा के हवाले की जा सकती हैं और वो अपनी मर्ज़ी के किसी भी कब्रिस्तान में तदफीन कर सकते हैं। जो दरअसल जो तब्दीली आई है वो जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के इजलास के बाद सामने आई है, जो श्रीलंका में मजहबी अक़लियतों के साथ सलूक समेत कोलंबो में तमाम तर इंसानी हकूक़ पर तबादला ख्याल के लिए मुनाक़िद की गई थी। तो नाज़रीन देख लें कि 2 साल लगे हैं तब पॉलिसियों को तब्दील होने में, यानी कि 2 साल तक मुसलमान जो है वो उनकी तदफीन नहीं कर पा रहे थे। जो लोग पहले ही अपनों को खोने की वजह से परेशान थे उन्हें और परेशान किया जा रहा था, उनकी मैयत उन्हें नहीं देकर, उनकी नाश उन्हें न देकर, जिनकी तदफीन और तजहीज़ तकफीन का मामला है उस तक भी उन्हें उसकी भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो नाज़रीन आज की खबरों में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद अहम खबरों के साथ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, फ़िक्रखबर.com हमारा वेबसाइट है, और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नाज़रीन इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।